हेलो, आई एम विवेक सर। यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस को लेकर आया, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस एक एक टॉपिक को मैं पूरे बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला टॉपिक हम लेकर आते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो यूनिट 1 आपका एनसीईआरटी बुक जो बिहार बोर्ड से 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट 1 में ही कूलम्ब्स लॉ है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। जो स्टूडेंट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास में, वो मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये मैं चैलेंज देता हूं कि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा वो आपका इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग मेन टॉपिक को ही फोकस करेंगे। इसमें से 100% परीक्षा में आने वाला है, और ये कंपटीशन लेवल, एंट्रेंस लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके क्लासिकल एग्जाम को लेकर ध्यान में रखते हुए आपका एंट्रेंस लेवल के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? इसका प्रतिपादन कब किया गया था? कूलॉम के नियम का प्रतिपादन यहां पे लिख दे रहे हैं, सन 1785 ईस्वी में। सन 1785 ईस्वी में कूलॉम के नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कूलॉम के नियम का प्रतिपादन कब किया गया? सन 1785 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैं एक एक प्रोसेस, एक एक माइनर पॉइंट को मैं इससे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सन 1785 ईस्वी में कूलॉम के नियम को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया? तो एक कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने, कूलॉम नाम के वैज्ञानिक जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कूलॉम नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के संदर्भ में दो नियमों को प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। अब यहां पे सवाल उठता है कि आवेशित वस्तु यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, जिस तरह से दो चुंबक को रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार दो आवेश को रखेंगे या दो आवेशित वस्तुओं को रखेंगे तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल काम करता है। आप जानते हैं, नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि दो सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है और दो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी है जिस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी कोई बॉडी है, तो इनके बीच जो बल काम करेगा, वो रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स। विकर्षण बल काम करेगा। तो विकर्षण बल काम करता है जब दो आवेशित वस्तुओं के बीच ए और बी है और इनके बीच आपका दो सेम चार्ज रखा गया, इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो आपका इस पर भी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ सकते हैं कि विकर्षण बल काम करेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम निगेटिव रख, यहाँ पे तो प्लस हुआ, अगर हम निगेटिव ही रखते हैं, इधर भी निगेटिव है, तभी भी विकर्षण बल ही काम करेगा। लेकिन डिफरेंस चार्ज होगा, अगर यहाँ पे हम रखते हैं एक पर आपको माइनस भी और एक पर प्लस भी चार्ज हो, तो यहाँ पे आपको एट्रैक्शन काम करने लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं आकर्षण बल।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आकर्षण, ये आकर्षण बल कब काम करेगा, जब दो सजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश हो। अब क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दो विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। दो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, विकर्षण बल। दो सजातीय आवेशों के बीच होता है, दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, दो सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण होता है। दो सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश क्या करते हैं, तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन मेरा अलग तरीका से हो रहा है आंसर, कहां पे विकर्षण होगा, कहां पे आकर्षण होगा, कहां पे आकर्षित होगा, कहां पे विकर्षित होगा, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो कूलॉम का नियम ये दो आवेशित वस्तुओं के बीच या दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित है। अब यहाँ पे हमको बताना होगा सबसे पहले कि आखिर आवेश क्या है, क्योंकि इस कूलॉम के नियम को समझाने से पहले हम आपको चार्ज के बारे में समझा देना चाहेंगे। चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश कहा जाता है, आवेश। ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान देंगे, ये अधिकांश लोगों को पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। धन आवेश, इसको हिंदी में धन आवेश कहा जाता है और इसको ऋण आवेश कहा जाता है। तो याद रखिए आवेश आखिर है क्या, आवेश किसे कहते हैं। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आप देखते हैं ना, कोई भी वस्तु आवेशित कब होता है, जैसे देखिए परमाणु भी अगर आवेशित होता है तो यहाँ पे सोडियम है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, 2 8 1 है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, प्लस चार्ज हुआ। तो इस पर देखिए आवेश आया। आवेश कहां से आया, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा ना तब आवेश उत्पन्न होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे आवेश क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम, जिसको हिंदी में देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, बी अंडरस्टूड होता है इसलिए इसको कूलॉम पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिस राशि को व्यक्त पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसको कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक कूलम होता है। कैपिटल क्यू का सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। और एक कूलम, इसका यूनिट, एक कूलम 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। तो याद रखिएगा एक कूलम 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश का गुण क्या है, दो समान आवेशों में विकर्षण होता है और दो असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी दो सजातीय आवेशों में क्या होता है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लिए। अब हम कूलम के नियम पर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया चार्ज से रिलेटेड ताकि आपके कूलम को नियम को समझ में आएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी फास्ट में। नोट कर चुके हैं ना, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कूलम का नियम का प्रतिपादन किसने किया,
कूलम, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने सन 1785 ईस्वी में, कूलम के नियम को जिनको लिखना है लिख लीजिए, मैं उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, याद रखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसका मेन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मैं देने वाला हूं। जिनको लिखना है लिखिए। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं विकर्षण बल के संबंध में दो नियमों को प्रतिपादित किया, जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। एक बार और बोल रहे हैं, डायग्राम यहां पे बना दे रहे हैं। देखिए यहां पे एक बॉडी हुआ और यहां पे बी बॉडी हुआ, इनके बीच फोर्स काम करेगा। इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। ध्यान दीजिएगा, दो आवेशित वस्तु है। अब यहां पर याद रखिएगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी काम कर सकता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, आकर्षण बल भी काम कर सकता है, विकर्षण बल भी काम कर सकता है। मैं अभी आपको बताया आकर्षण बल कब काम करेगा, तो आकर्षण बल कम काम करेगा, आपको बताया गया है जब विजातीय आवेश हो, अलग अलग डिफरेंट, सेम लाइक चार्ज न हो, डिफरेंट लाइक चार्ज हो, यानी विजातीय आवेश हो। ऑन लाइक चार्ज तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, विजातीय आवेश होगा और आकर्षण बल काम करेगा, या अगर सेम सजातीय आवेश होगा तो रिपल्सन विकर्षण बल काम करेगा। लेकिन दो आवेशित वस्तु के बीच ये फिक्स है कि बल लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या विकर्षण बल हो। इसके संदर्भ में इस पर ए और बी क्या है, दो बॉडी है, जो वस्तु है जिस पर Q1 और Q2 चार्ज है। इनके बीच की दूरी आपको हम डी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी डी मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी क्या है जी, डी है, डी फॉर डिस्टेंस। यहाँ पे आर भी मांगा जा सकता है, आर मानेंगे तो आर के हिसाब से इक्वेशन आएगा, और डी मानेंगे तो डी के हिसाब से फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब कूलम का पहला नियम कहता है, कूलम ने दो नियमों को दिया। मैंने आपको बताया कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण एवं विकर्षण बल के संबंध में दो नियमों को दिया, जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम, बाय फर्स्ट कूलम्स लॉ या बाय फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम, कूलम के पहले नियम से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम, कूलम के पहले नियम से F वेरीजेज Q1 इंटू Q2 होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। कूलम का पहला नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान, जो F फोर्स है, इसको हम F से सूचित कर रहे हैं, फोर्स को F से सूचित कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आकर्षण या विकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, कूलम का पहला नियम कह रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है, बाय सेकेंड लॉ ऑफ कूलम, बाय सेकेंड लॉ ऑफ कूलम, कूलम के दूसरे नियम के अनुसार आकर्षण या विकर्षण बल का मान उनके बीच के दूरी के ओर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। इसको, इस सेकेंड लॉ को इट इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम के दूसरे नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि
कूलम के किस नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है? तो दूसरे नियम को, या दूसरे तरीके सीधे क्वेश्चन पलट सकता है, मैं बताया ये, और दूसरे तरफ से क्वेश्चन पलट सकता है क्या? तो कूलम के किस नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है? तो दूसरे, या कूलम के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो रिवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखेंगे। अब यहां पे हम ध्यान देते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे एफ कॉमन है तो यहाँ पे एफ कॉमन ले लिया जाएगा, और डिफरेंट टर्म है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा dx। अब समानुपाती हटेगा तो किसी अचर राशि से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा dx, जहां के इज ए कांस्टेंट, जहां के क्या है जी? कांस्टेंट है, और इस के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर एक स्क्वायर प्रति कूलम एक स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कूलम के दोनों नियमों से आपका इक्वेशन प्राप्त ये हुआ। तो कूलम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? F इक्वल टू के इंटू के इंटू, ये इंटू में है, Q1 इंटू Q2 बाई dx²। आप समझ रहे हो, ये मेन आपका कूलम के नियम का गणितीय रूप हुआ। अब इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंट वैल्यू, और Q1 और Q2 का मान दिया रहता है, दूरी भी दिया रहता है, इससे उनके बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान निकल सकता है। तो कृपया आप इसको नोट कर लेंगे। कूलम का पहला नियम, यहाँ पे अगर ये चीज याद रहता है, ये ए और यहाँ पे बी मैं डाल देता हूँ, ये अगर याद रहता है तो आपका इसका पूरा लैंग्वेज याद रहेगा। कूलम के पहले नियम के अनुसार दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलम के दूसरे नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है, और इन दोनों नियमों को मिलाने से F हैरिजेज Q1 इंटू Q2 बाई dx² आता है, और यहाँ पे समानुपाती को हटाएंगे तो के अचर राशि से गुना करेंगे तो के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई dx² आ जाएगा, जहाँ के इज ए कांस्टेंट, और इसके का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है? 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर एक स्क्वायर प्रति कूलम एक स्क्वायर। तो अगर इसको हम तोड़ देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो 8.85 गुने 10 का पावर -12 कूलम एक स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर एक स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए फास्ट में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। 8.85 गुने 10 का पावर -12 कूलम एक स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर एक स्क्वायर। जल्दी नोट कीजिए, अभी और नेक्स्ट पॉइंट हम बताने वाले हैं। कूलम का नियम कब प्रतिपादन किया गया? सन 1785 ईस्वी में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं आप सुन लीजिए। कूलम का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने। कब दिए थे? सन 1785 ईस्वी में। कूलम के नियम में अचर राशि क्या होती है? के। उस के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर एक स्क्वायर प्रति कूलम एक स्क्वायर। अगर आपको बोला मोबाइल को साइलेंट में कर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 का पावर -12 कूलम एक स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर एक स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। कूलम के नियम अचर राशि, ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? कूलम के नियम एप्सिलॉन नॉट जो अचर राशि होता है इसका यूनिट क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट क्या होता है?
तो इस तरह से आपका अनेकों क्वेश्चन आ सकता है। कूलम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, ये आपको दिख रहे हैं, उस पर आधारित आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोले या बोर्ड पे लिख देते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बोर्ड ही पर लिख देता हूँ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यूनिट ऑफ के हम डालते हैं। कूलम के नियम में यूनिट ऑफ के, इसका यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले बाई कूलम स्लो लिखेंगे, बाई, देखिए यहाँ पे COULOMB कूलम्स लॉ, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई DX होता है। हमें K का यूनिट निकालना है। D बॉटम में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा F DX बार K इंटू Q1 इंटू Q2। हमें K का वैल्यू जब निकालेंगे तो F DX बार बटा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। यूनिट ऑफ K निकालेंगे तो इधर यूनिट ऑफ F इंटू यूनिट ऑफ DX बार बटा यूनिट ऑफ Q1 इंटू Q2। यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ F, बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसका एक्स बार है तो एक्स बार कर देंगे। और Q1, Q का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और Q2 का भी मात्रक कूलम्ब। इस तरह से आपका गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर एक्स बार, अब बाटा में क्या हो जाएगा? C में गुना करेंगे तो C एक्स बार हो जाएगा। इसलिए यूनिट ऑफ के बराबर न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर प्रति कूलम एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, आपका यूनिट ऑफ के, कूलम के नियम में जो अचर राशि के होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो कूलम के नियम में जो अचर राशि के का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाई कूलम्स लॉ के अनुसार इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये बाटा में इधर आएगा तो गुना में होगा, और फिर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स बार बाई Q1 इंटू Q2, और इसका यूनिट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है, लिख दिया गया है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पे डी एक्स वायर है दूरी यानी मीटर एक्स वायर, अब बाटा कूलम आवेश का मात्रक होता है, और न्यूटन में मीटर एक्स वायर बाटा कूलम एक्स वायर। इस तरह से यूनिट ऑफ के का मान क्या होता है? न्यूटन मीटर एक्स वायर प्रति कूलम एक्स वायर। अब इसका तो मात्रक हो गया, जल्दी इसको नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कर चुके हैं, जल्दी थोड़ा फास्ट में नोट कीजिए। देखिए हम आपको फुल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हर स्टूडेंट का बेस एक जैसा नहीं होता है, कोई कमजोर होते हैं, कोई तेज होते हैं। तेज स्टूडेंट तो फास्ट में समझ जाएंगे, लेकिन कमजोर स्टूडेंट नहीं समझ पाते, इसलिए उनको सारा फुल एक्सप्लेनेशन देना रहता है। अगर डायरेक्ट मैं यूनिट भी लिख देता हूँ तो खाली रटा मार लेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि ये यूनिट कैसे आया। उसको थोड़ा सा पूरा सा विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करके बताइए, इसलिए हमको यहाँ समझाना पड़ता है। फिर भी जहां दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करेंगे। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है इसका यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे बाई कूलम लॉ, कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई dx बार। अब इसको हम क्या करते हैं? डी इधर आएगा तो एफ डी एक्स वार इक्वल टू 1/4 पाई इंटू
1/ε0 और इंटू Q1 इंटू Q2, ये गुना में है, ध्यान दीजिएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो बाटा में हो जाएगा FD(x²) बाटा Q1 इंटू Q2। इधर जो आपका 4 पाई है ना, ये बाटा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1/ε0। अब इसको सीधे आप जानते हैं कि जब इधर का रेशियो चेंज होता है, जैसे नंबरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर करते हैं, तो इधर के भी बदल जाता है। तो ऊपर वाला ये जो नीचे वाला टर्म है ऊपर वाला चल जाएगा बटा FD(x² इंटू 4 पाई बराबर इधर क्या बचेगा ε0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ε0 का सूत्र क्या आया, Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई को आप शुरू में लिख सकते हैं इंटू FD(x²) यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ Q1 आपका क्या होगा, कूलम हो जाएगा, आवेश है ना। Q1 यूनिट ऑफ Q2 का भी यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। यूनिट ऑफ 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं लिखा जाएगा। बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और d(x²) दूरी का मात्रक मीटर होता है, x² है तो मीटर x² हो जाएगा। इस तरह कूलम x² बटा न्यूटन मीटर x² आया आपका। हल करने पर इतना आया, और आपको उसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ε0 बराबर कूलम x² प्रति न्यूटन मीटर x²। तो देखिए हम आपको कूलम के नियम में दोनों अचर राशि के का यूनिट निकाले, न्यूटन मीटर x² प्रति कूलम x²। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है और आ चुका है। और यूनिट ऑफ ε0 कूलम x² प्रति न्यूटन मीटर x²। कोई दिक्कत? अब इसको नोट कर लीजिए। इस पर आधारित हम एक आपको क्वेश्चन बनाकर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जल्दी थोड़ा सा फास्ट में नोट करेंगे। नोट कर लिए? जल्दी जल्दी थोड़ा सा हरी आप। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। आप इस चीज को समझ रहे हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सीमाएं। कहने का अर्थ देखिए, लिमिट, हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे आप भी जो काम करते हैं, हर आदमी का जो पावर होता है एक लिमिट में होता है, और लिमिट से ज्यादा अगर वो पावर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम और परेशानी शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने जितने भी नियम दिए हैं वो नियम कुछ पॉइंट तक वैलिड होता है, उसको लिमिट से ज्यादा वो वैलिड नहीं हो सकता है। इसी को हम लिमिटेशन कहते हैं। अधिकांश लोकेशन लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ का मीनिंग क्या होता है, कूलम के नियम की सीमाएं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कूलम के नियम की सीमाएं। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। कूलम के नियम की सीमाएं जो है, सबसे पहला मैं एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। कूलम के नियम का जो पहला है, कूलम का नियम वहां वैलिड होता है। कूलम का नियम वहां वैलिड होता है जहां दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी काफी अधिक ना हो। जहां दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी काफी अधिक ना हो, यानी उसके बीच की दूरी कम हो। अब मान चले मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, और एक आवेशित वस्तु को अमेरिका में रखा गया है। अब क्या आप बताइए, यहाँ पे कूलम का नियम लागू होगा? एक यहाँ पे इंडिया में एक वस्तु को रखा गया है और एक अमेरिका में रखा गया है, उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कूलम का नियम यहाँ वैलिड नहीं होगा। इसलिए
कूलम का नियम वहां वैलिड होता है जहां दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी काफी अधिक नहीं होता है, यानी दो आवेशित कूलम के नियम को वैलिड होने के लिए दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी कम होना चाहिए। क्लियर? तो ये पहला आपका कूलम का नियम की सीमाएं हो गया। दूसरा क्या हुआ? कूलम का नियम वहां वैलिड होता है जहां आवेश का परिमाण काफी कम ना हो, आवेश का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज काफी कम ना हो। अगर आवेश का परिमाण काफी कम हो जाएगा तो दो आवेशित वस्तु एक दूसरे को ना आकर्षित करेगा न विकर्षित करेगा, उसके बीच कोई आकर्षण या विकर्षण बल काम नहीं करेगा, जिसके कारण कूलम का नियम वहां वैलिड नहीं होगा। तो इस ढंग से आपका अब मैंने आपको मुख्य रूप से बताया कि कूलम के नियम को वैलिड होने के लिए दो टर्म ऑफ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी काफी अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 है, टर्म ऑफ कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं पर आवेश का परिमाण काफी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफी कम होगा तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल काम नहीं करेगा, जिसके कारण कूलम का नियम वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से कूलम का नियम जो है यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। हम इसको लिख सकते हैं दैट इज या इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी नियम ये लागू होता है, कुछ कंडीशन पर यह नियम लागू होता है और कुछ नियम कंडीशन पर यह नियम लागू नहीं होता है। कोई कह सकता है कि सर हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं कूलम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। तो देखिए यहाँ पे समझिए आखिर ये सार्वत्रिक नियम क्यों नहीं है। कूलम का नियम क्वेश्चन आ सकता है कि कूलम का नियम सार्वत्रिक नियम क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कूलम का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। आप जानते हैं ना, टर्म ऑफ कंडीशन के अनुसार ये बदल जाता है। अगर ये दुनिया के हर कंडीशन के लिए लागू होता, हर जगह पे लागू होता, तो इसको हम यूनिवर्सल लॉ मान सकते थे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? शाश्वत सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट शाश्वत सत्य कथन होना चाहिए। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो आज भी ये टर्म ऑफ कंडीशन हर जगह लागू होता है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। आप जानते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, कभी भी सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। तो ये शाश्वत सत्य है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कूलम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, क्योंकि यह हर स्थिति में लागू नहीं होता है। स्थिति कंडीशन बदलने के कारण इस नियम वैलिड नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, कूलम का नियम की सीमाएं भी आप पढ़ लिए, कूलम्स लॉ पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहे हैं। यदि Q1 इक्वल टू 10 कूलम, Q2 इक्वल टू 20 कूलम, उसके बीच की दूरी D बराबर 5 मीटर, देन F इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए, इसको हम लैंग्वेज के रूप में भी बोल सकते थे, लैंग्वेज के रूप में बोल सकते थे कि अगर दो आवेशित वस्तुओं पर, पहले वस्तु पर 10 कूलम का आवेश हो, दूसरे वस्तु पर 20 कूलम का आवेश हो, और दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी 5 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान ज्ञात करें। आप लिखना है तो लिख लीजिए कि दो आवेशित वस्तुओं में पहली वस्तु पर 10 कूलम एवं दूसरी वस्तु पर 20 कूलम का आवेश है, और दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो उन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे इसको हल कैसे करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझिए, लिख दीजिए हियर, यहाँ Q1 का मान 10 कूलम, Q2 का मान 20 कूलम, डिस्टेंस बराबर 5 मीटर, F का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए बाई कूलम्स लॉ का इस्तेमाल होगा, बाई कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई dx। और ये फॉर्मूला जो समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, F बराबर
इसका वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर एक स्क्वायर प्रति कूलम एक स्क्वायर इंटू Q1 का मान 10 कूलम इंटू 20 कूलम बाटा में d एक स्क्वायर तो 5 मीटर गुने 5 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा कूलम एक स्क्वायर ये बाटा में है नीचे है इसलिए कूलम ये सी कट जाएगा और यहाँ पे मीटर है तो मीटर एक स्क्वायर अगर मीटर में गुना करेंगे एक स्क्वायर तो ये मीटर कट जाएगा, सिर्फ न्यूटन बचेगा। यूनिट को मैं सिर्फ काटा, देखिए यहाँ पे प्रति लगा हुआ है तो सी एक स्क्वायर नीचे आएगा और ये सी में गुना होगा तो सी एक स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एम में गुना करेंगे मीटर एक स्क्वायर, यहाँ पे मीटर एक स्क्वायर है ये भी कट जाएगा क्योंकि ये प्रति नहीं है इंटू में है। अब यहाँ पे आपको देखिए काटते हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है तो आपको मैं लिख रहा हूं F बराबर 2 दूनी 4 और 9 चौका 36 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 9 में गुना करेंगे 9 चौका 36 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन। बल का यूनिट न्यूटन होता है। जिसका मान हम निकालते हैं, जिस राशि का मान निकालते हैं बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो इसलिए इसका वैल्यू न्यूटन में आएगा। अब यहाँ पे ये जो मान है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। फिजिक्स में कोई भी वैल्यू आता है तो उसको वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे F इक्वल टू 36 में 10 से इधर डिवाइड कर दीजिए और इधर 10 का पावर 9 है तो इधर 10 से गुना कर देंगे। किसी भी संख्या में जितना से डिवाइड होती है उतना ही से अगर हम भाग देते गुना कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 7 है संख्या, 7 में हम 5 से डिवाइड किए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, सोचेंगे कितना वैल्यू आएगा 7 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे किया गया है, इसका पावर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे F का वैल्यू आएगा 36 में 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 3.6 बेस सेम है, पावर जोड़ दिया जाएगा 9 1 10। यूनिट क्या है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन लिख दिया जाएगा। आपका कितना आसानी से सरल तरीका से आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी। कृपया आपको समझने की आवश्यकता है, समझ लीजिएगा, आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, हो सकता है कि ये 10 दिया गया है तो यहाँ पे 20 भी दे दे, यहाँ 20 है तो वहां 40 भी दे दे, इसलिए इसको रट्टा नहीं मानना है, समझना है। मान चेंज होगी, मान कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, उसका आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन फार्मूला तो वही अप्लाई होगा ना। ये कूलॉम का जो नियम है फार्मूला यही रहेगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट में, हरी अप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इसको हम विद्युतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। आप क्या कह सकते हैं, इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। अथवा में दूसरा परिभाषा है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल में क्या आता है, आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को, देखें यहाँ पे इकाई धन आवेश पर यहाँ पे बल कार्य कर रहा है ना, इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। या किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल यानी आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे इसको कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। कैपिटल ई का यहाँ पे देखिए कितना सूत्र है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R x स्क्वायर, ये भी फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला होता है E इक्वल टू F बटा Q, E इक्वल टू F बटा Q, दोनों सूत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट यूनिट ऑफ ही न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन सी इनवर्स। अब यहाँ पे इसी से निकल जाएगा यूनिट ऑफ, देखिए ना यहाँ पे यूनिट ऑफ आपको ई पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, जो सूत्र है उसी के हिसाब से यूनिट निकलिएगा ना।
तो यूनिट ऑफ एफ अब बटा में यूनिट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एफ क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पे यूनिट ऑफ क्यू चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। लेकिन अदर फार्मूला ऑफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा सूत्र क्या होता है, V बाई डी होता है। V बाई डी यानी यूनिट ऑफ E इक्वल टू यूनिट ऑफ V बटा यूनिट ऑफ D। अब यहाँ पे V फॉर क्या होता है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का नाम सुने हैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे V लिखा गया है। और यूनिट ऑफ D दूरी। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर रखा गया है। और इसको हम लिख सकते हैं V प्रति m यानी वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। दो सूत्र यहाँ पे देखिए, एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र है। और भी बोलिएगा तो सूत्र निकाल लेंगे, लेकिन अभी इतना पर आप फोकस कीजिए। जितना हम कैलकुलेट करेंगे उतना सूत्र आपको निकलेगा। और भी अलग तरह का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, आपका सूत्र अलग निकल जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी फास्ट में नोट कीजिए। और इसको लिखना नहीं भूलेंगे, इसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हम लोग को याद है, हम लोग ऐसे बिना देखे बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको समझना है। समझने के साथ साथ कॉपी में भी नोट करना है, क्योंकि हर आदमी की जो मानसिकता याददाश्त इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक बार याद कर ले तो पूरी जिंदगी भर या परीक्षा तक याद रखेगा। परीक्षा के पहले ही भूल जाएगा। इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट किए रहेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। फिर कभी दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिटा दें। उसके आगे का पॉइंट देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश की एक बड़ी मात्रक होती है जिसे फैराडे कहा जाता है। याद रखिएगा, एक फैराडे जो होती है, एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है और आवेश की एक बड़ी मात्रक होती है जिसे फैराडे कहा जाता है। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब ये फैराडे जो ये लिखा गया, ये एक और क्या होता है, फैराडे। फैराडे, तो ये जो फैराडे होता है धारिता का मात्रक होता है। धारिता आप पढ़े होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारिता क्या है, धारिता क्या है और धारिता का नियम क्या होता है। धारिता, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे क्या है, धारिता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सपोज दैट 1 हो गया। दूसरा, धारिता का नियम क्या है, धारिता का नियम क्या है। तो दोनों का उत्तर समझ लीजिए। यहाँ पे हम आपको आंसर लिखते हैं। पहले धारिता, धारिता का डिफिनेशन समझिए। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा जाता है। इंग्लिश कैपेसिटेंस होता है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा जाता है और इसे C से सूचित किया जाता है। C से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक यानी C का मात्रक, C क्या चीज को इंडिकेट करता है, धारिता को इंडिकेट करता है। और C का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ये समझ लीजिए, जिसको हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। C का मात्रक फैराडे होता है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। और धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी C का मात्रक फैराडे होता है। धारिता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का नियम। देखिए धारिता का नियम कहता है, धारिता के नियम के अनुसार, ये तो परिभाषा समझ में आ गया कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा जाता है। और धारिता के नियम के अनुसार आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है। अब सुनिए, आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है।
समानुपाती को हटाने के लिए अचर राशि से गुना करते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, जहां C इज ए कांस्टेंट और C कांस्टेंट है और यही C इज नॉन एज कैपेसिटेंस। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। यूनिट ऑफ C बराबर यूनिट ऑफ Q बटा यूनिट ऑफ V। अब यहां पे देख सकते हैं, इसलिए यूनिट ऑफ C बराबर Q का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और V का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका यूनिट फैराडे होता है, इसमें एक एक लगा दीजिए, इसको 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट कहते हैं, इसलिए 1 फैराडे बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है। तो अभी हम आपको बताए थे 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। दूसरे हिसाब से धारिता के नियम के हिसाब से 1 फैराडे 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया इसको नोट कीजिए जल्दी फास्ट में। धारिता क्या है, धारिता का नियम क्या है, धारिता का मात्रा क्या होता है, इसका कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व है। किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी इकाई क्षेत्रफल पर जितनी आवेश की मात्रा होती है उसे आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश घनत्व का तात्पर्य आवेश और क्षेत्रफल से है। इसमें याद रखिएगा C फॉर चार्ज होता है और A फॉर क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे देखिए C फॉर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, C, तो यहाँ पे C लिख दिए, C फॉर चार्ज, और एरिया यानी आवेश घनत्व का संबंध किससे है, व्हाट्स, ये आपको चार्ज डेंसिटी जो होता है किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो चार्ज एंड एरिया से है। इसी से लेकर हमने डिफिनेशन लिखा है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, आवेश घनत्व कहा जाता है। चार्ज डेंसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हिंदी में रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। यदि आवेश का वितरण किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश होती है तो उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा को का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई L। इसका यूनिट निकालेंगे तो कूलम्ब प्रति मीटर हो जाएगा, यूनिट ऑफ चार्ज बाई यूनिट ऑफ लेंथ, तो कूलम्ब बाई मीटर यानी कूलम्ब प्रति मीटर। तो रैखिक आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर। दूसरा स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, गोलीय आवेश घनत्व, यदि आवेश का वितरण किसी गोलीय संधारित्र के अनुदिश होता है तो उसे स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। या किसी गोलीय सतह के अनुदिश होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अगर आवेश का वितरण किसी गोलीय सतह के अनुदिश होता है तो उसे हम गोलीय आवेश घनत्व कहते हैं। और सिग्मा, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A होता है और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर, यूनिट ऑफ सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, इसे रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V। इसका यूनिट ऑफ रो इक्वल टू आवेश का यूनिट यहाँ हो जाएगा, उसके नीचे वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर की, यानी कूलम्ब प्रति मीटर की। इस तरह से चार्ज डेंसिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, उसके बाद हम आएंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले हम विद्युतीय फ्लक्स के बारे में जानिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। नो 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 नो, विद्युतीय फ्लक्स होगा ना, विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। और यह देखिए फाई का सिंबल क्या है, इसको 20 से काट दीजिए, फाई हो गया। फाई बराबर E इंटू A
कॉस थीटा। यह विद्युतीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का गुणनफल है। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और ए फॉर एरिया। यह विद्युतीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। यह क्षैतिज कार्य करता है, इसलिए इसको कॉस थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए फाई का फॉर्मूला ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। यदि यानी इफ, ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कभी कभी अगर विद्युतीय फ्लक्स लंबवत काम करता है तो याद रखिएगा थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू आप समझ रहे हैं कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का तो मान 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इस सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब यह लंबवत कार्य करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ फाई। तो देखिए यहाँ पे इससे यूनिट नहीं, यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 होता है सपोज दैट, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री, और फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 0 का मान 1 होता है, इसमें गुना करेंगे तो फाई का आपका सूत्र आया ई इंटू ए, क्योंकि 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई तो आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ ए। यूनिट ऑफ ई क्या होता है? न्यूटन बटा न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन बटा कूलम, जिसको हम गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा कूलम, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ फाई इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो याद रखिएगा विद्युतीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर ये लंबवत कार्य करेगा तो विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो जाता है, और यहाँ पे ये क्षैतिज कार्य करने की वजह से विद्युतीय फ्लक्स को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको नोट कर लेंगे, कृपया इसको नोट कर लीजिए फास्ट। तो इस तरह से देखिए 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपने परीक्षा में, फिजिक्स की परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो को देखना मिस ना करें। इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा, और हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि आपको परीक्षा लेवल को, ये क्लासिकल टेस्ट जो होती है, फाइनल इंटर का जो बिहार बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें बेहतर अंक लाने के साथ साथ आपका इंट्रेंस लेवल भी स्ट्रांग हो, मजबूत हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी एक एक टॉपिक को पूरा व्याख्या के साथ, पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा एक्सप्लेन करें, और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कृपया हमारे वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितना आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ेंगे उतना हमें पढ़ाने में दिलचस्पी होगी, और मैं आप लोगों को उतना कोऑपरेट करूंगा। मेरे पढ़ाए गए एक एक टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको अभी उम्मीद विश्वास नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों, कई वर्षों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरी पढ़ाई से दूर हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए पैसे की कमी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया हूँ,
ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा रुपया हम नहीं ले रहा हूँ आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाई करें ऑनलाइन और वो अपना पढ़ाई अपने करियर को अच्छा करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन गरीब छात्रों के लिए भी जिन्होंने पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं अपना कंटिन्यू प्रयास करता रहूंगा कि उनका नॉलेज अच्छा से अच्छा मिले, बेहतर से बेहतर मिले, क्योंकि कहा गया है लाइफ इज नॉट कंप्लीट विदाउट नॉलेज एंड नॉलेज इज नॉट कंप्लीट विदाउट टीचर, सो टीचर इज वेरी ग्रेट। इसलिए आप ध्यान देना होगा आप लोग को कि हाँ, जो परफेक्ट कॉन्सेप्ट मिल रहा है जिन टीचर के जरिए, उन वीडियो को आप जरूर देखें, उस पर मेहनत करें, क्योंकि लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला नहीं। हम लोग एक क्या है, मार्गदर्शक हैं, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक टॉपिक को, लेकिन आपको इस पर समय देना होगा। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक है, तो आप इसको देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।